नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बैंक नेशनलाइजेशन के 55वीं वर्षगांठ के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। दोस्तों, जब 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, तो उस समय काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी और उस समय की जो सरकार थी, वो भी 2 मतों में थी। मोरारजी देसाई जी ने इंदिरा गांधी का साथ इसीलिए छोड़ दिया था कि नेशनलाइजेशन के विरुद्ध थे और इंदिरा गांधी जी का एम ये था कि नेशनलाइजेशन करने के बाद आर्थिक विकास को तेज़ी से बढ़ाना और सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उस तरफ बैंकिंग सेक्टर के फंड्स को चैनलाइज़ करना। ख़ास तौर पर कृषि का क्षेत्र था या स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ थी या हैंडीक्राफ्ट वाला था, वीकर सेक्शंस के लिए। तो उन सभी तरफ फ़ोकस करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, क्योंकि उससे कुछ साल पहले ही देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उसके बाद कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और जहाँ तक आज उसका आंकलन किया जाए तो उस नेशनलाइजेशन का देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ और सरकार को भी अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग मिला। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के ब्रांच नेटवर्क और उन सब चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस करूँगा। मैं इस दौरान जो बैंक एम्प्लॉइज़ और बैंक पेंशनर्स के जो सर्विसेज़ हैं, उनकी क्या कंडीशन है, उस पर ज़्यादा चर्चा करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि नेशनलाइजेशन से पहले बैंक प्राइवेट ओनर्स के पास थे और वो अपने हिसाब से अपनी नीतियाँ बनाते थे, सैलरी का भी स्ट्रक्चर उनका अपना था। उस समय आईबीए तो बन गया था और आईबीए के माध्यम से नेगोशिएशंस तो होती थी, वो 66 से पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के अलावा बाकी बैंक सभी प्राइवेट हैंड्स में थे और वो प्राइवेट प्लेयर अपने हिसाब से वर्किंग आवर्स और उनको सबको मैनिपुलेट करते थे। हाँ, हालाँकि उस समय शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड को फ़ॉलो किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी एम्प्लॉइज़ का काफ़ी शोषण होता था। नेशनलाइजेशन के बाद काफ़ी बदलाव आए, सारे बैंक इकट्ठे हो गए, एक ही फ़ोल्ड में आ गए। कुछ बैंक अभी भी प्राइवेटाइज़ थे, उनको 1980 में नेशनलाइज़ किया गया। कुल मिलाकर के 20 बैंक नेशनलाइज़ कर दिए गए थे। बैंकों के नेशनलाइजेशन से बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉइज़ थे या ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने अपनी यूनियन बना दी और वो यूनाइटेड वे में अपनी नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया और उस यूनाइटेड नेगोशिएशन का ये फ़ायदा हुआ कि गवर्नमेंट बैंकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती नहीं कर पाई। यद्यपि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन मंत्री श्री जनार्दन पुजारी द्वारा एक बैंक अधिकारी को थप्पड़ मारा गया था। दूसरी तरफ बैंकों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की लेंडिंग के लिए काफ़ी प्रेशर होते रहे। उसके बाद जब सरकार ने ये देखा कि कमर्शियल बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर को उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जा रहा, तो उसके बाद आरआरबीज़ का भी सेटअप किया गया। आरआरबीज़ के बनने से एग्रीकल्चर लेंडिंग में, फाइनेंसिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा और इस तरह से सरकार ने अपने कंट्रोल में बैंकिंग सेक्टर को ले लिया था। नेशनलाइजेशन से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ी, उसका सबसे बड़ा नतीजा तो ये है कि जब 1990 के दशक में सरकार बैंकों के कंप्यूटराइजेशन करने जा रही थी, उस समय कंप्यूटराइजेशन के लिए तत्कालीन जो यूनियंस थी या एसोसिएशंस थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बार्गेनिंग करने की कोशिश की, लेकिन सरकार कई मामलों में उनकी माँगों को नहीं मान रही थी। तो उसी समय ऐसा भी एक वाक़या हुआ जिसमें कि तत्कालीन अवार्ड स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव श्री तारकेश्वरी चक्रवर्ती द्वारा बाइपर्टाइट की मीटिंग के दौरान ही काफ़ी रोष प्रकट किया गया और जहाँ तक
मुझे याद आता है कि वहाँ पर मैन हैंडलिंग भी हुई थी और उस मीटिंग के बाद सरकार को कंप्यूटराइजेशन के लिए एडिशनल इंक्रीमेंट देनी पड़ी और उसके बाद ही यूनियन ने सरकार को कंप्यूटराइजेशन अलाउ किया। ये थी बार्गेनिंग पावर उस समय के यूनियंस की। 1995 में इन्हीं स्टॉलवर्ट ने बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशन रेगुलेशन के लिए संघर्ष किया और फाइनली बैंकिंग रेगुलेशन पेंशन रेगुलेशंस लागू हुआ। हालांकि स्टेट बैंक में पेंशन पहले से ही थी, वो इम्पीरियल बैंक की लेगेसी थी और बाकी पीएसयू बैंक में भी पेंशन का प्रोविजन कर दिया गया और उसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी जो आईबीए के मेंबर्स थे उनमें भी पेंशन का उसी लाइन में प्रोविजन कर दिया गया। हालांकि पेंशन में जो प्रोविजन था उसमें अपडेशन का भी क्लॉज थी, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया और उसके लिए संघर्ष चल रहा है। एक ओर तो यूनियंस वार्तालाप कर रहे हैं, दूसरी ओर काफ़ी कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि यूनियंस के वार्तालाप से इस दिशा में कोई विशेष उपलब्धि मिलनी मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक कोर्ट केसेस की बात है, यदि कोर्ट और ख़ास तौर पे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यदि कोई निर्णय दे देता है तो उसको बैंकिंग इंडस्ट्री को मानना ही पड़ेगा पेंशन अपडेशन के लिए। दोस्तों, ये 1990 और 2000 के बीच के दशक में काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्विस कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया और उनके जो मॉनेटरी बेनिफिट हैं उनको भी इम्प्रूव किया गया। लेकिन इसी दौरान 1990 में लिबरलाइजेशन का शुरू हो गया, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान जाना शुरू हो गया। तो ये जो नेशनलाइज्ड बैंकों के यूनियन का जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गया, तो जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जो ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट करता था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और इस तरह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट वर्ल्ड वाइड कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया और उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा। हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन भी काफ़ी कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई और जो ये देखा जाता था 1970 और 80 के दशक में तक स्ट्राइक्स होती थी, काफ़ी दिनों तक रेलवे की स्ट्राइक रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्राइक रही, बैंकों की स्ट्राइक रही। लेकिन एक दौर अब ऐसा भी आ गया कि पिछले 2 दशक से स्ट्राइक का कहीं नाम नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 दशकों में ट्रेड यूनियंस को बिल्कुल दबोच दिया गया है और उनके मूवमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और अब जैसे सरकार चाहती है उसी ढंग से ट्रेड यूनियन लीडर्स नाचते हैं और उसका जो ज्वलंत उदाहरण है वो बैंकिंग सेक्टर में 2012 से 10th बाइपर्टाइट के बाद स्पेशल अलाउंस का शुरू करना। इस स्पेशल अलाउंस के शुरू करने से बेसिक पे काफ़ी कम हो गई और लोगों को सुपर एनुएशन बेनिफिट देने बंद कर दिए गए, जिससे कि 10th बाइपर्टाइट में 10% पेंशन कम हो गई, 11th बाइपर्टाइट में 20% हो गई और 12th बाइपर्टाइट में 30% पेंशन कम हो गई। तो ये जो इम्पैक्ट है ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की कमजोरी का है। ये है, आपने ये देखा होगा कि 12th बाइपर्टाइट का जो एग्रीमेंट हुआ बड़ा आनन फानन में किया गया और उसमें बैंक पेंशन अपडेशन के बजाय एक्स ग्रेशिया का एक छोटा सा टुकड़ा पेंशनर्स के हाथों में डाल दिया गया और काफ़ी पेंशनर्स उसी से भी संतुष्ट हो गए और अब अपडेशन के लिए उनका जो मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ये सरकार की चाल है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, जो यूनिटी है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना और बैंकिंग इंडस्ट्री के जो नेशनलाइजेशन के बाद यूनिटी बनी थी उसको ख़त्म करना। आज ही मैं श्री वेंकटचलम जी का एक छोटा सा ट्वीट मैसेज देख रहा था एक्स में, उसमें उन्होंने लिखा था कि वी नीड नेशनलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, वी अपोज प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ये उनकी स्लोगन है, लेकिन ये स्लोगन मात्र तक ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास आज की डेट में ये ताकत नहीं है कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है तो वो स्ट्राइक कॉल करके बैंक वाइड स्ट्राइक कर दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि 12th बाइपर्टाइट में कई डिमांड्स प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुई, स्पेशल अलाउंस को 20% से बढ़ा करके 30% कर दिया गया। तो उसमें
यूएफबीओ ने चुपचाप से उन जो भी गवर्नमेंट का प्रपोजल था, आईबीए का प्रपोजल था, उसको स्वीकार करके 12th बाइपर्टाइट को 8 मार्च 2024 को साइन कर दिया, जिसमें कि कई इशूज, रेजिडुअल इशूज भी रख दिए, जैसे कि बैंक पेंशन अपडेशन का है और 5 डे बैंकिंग वीक का है। इन दोनों मुद्दों को ठंडे बस्ते में रख दिया और हमें अब ये उम्मीद नहीं लगती कि ये ट्रेड यूनियन 5 डे बैंकिंग को लागू करवा पाए बैंकिंग इंडस्ट्री में। अगर सरकार चाहेगी तो लागू करेगी और अगर सरकार नहीं चाहेगी तो ये लागू होना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के पास अब इतने ताकत नहीं है कि वो कोई स्ट्राइक कॉल कर पाए या सरकार को कोई किसी भी ढंग से प्रेशर में ला पाए। दोस्तों, अंत में मैं फिर से आपको बैंक नेशनलाइजेशन की 55वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बाकी प्राइवेट बैंक हैं उनको भी नेशनलाइजेशन के फोल्ड में लाने की कोशिश की जाए और जिन नेशनलाइज बैंकों को अभी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है उनको प्राइवेटाइजेशन से रोका जाए। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि कुछ बैंक कमज़ोर हैं तो उनको मर्ज किया जा सकता है, जैसे कि बाकी बैंकों को मर्ज कर दिया, और मर्जर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय के प्राइवेटाइजेशन के। दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि जो एनडीए की ये गवर्नमेंट तीसरी बार बन रही है उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में होंगे और आशा की जाती है कि अगले कुछ दिनों में जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से जो निर्णय आने हैं वो बैंक कर्मियों के हित में हों और उनका लाभ अवश्य मिले। उसमें खास तौर पर पेंशन अपडेशन का इशू है और स्पेशल अलाउंस के मर्जर का इशू है। यदि ये दोनों इशूज सही ढंग से टैकल हो जाते हैं तो इसमें बैंक पेंशनर्स के लिए और बैंक के जो काम करने वाले कर्मी आज की डेट में हैं उन दोनों के हित में। साथ ही ये भी उम्मीद की जाती है कि सरकार 5 डे वीक को जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दे, जिससे कि न केवल बैंकिंग इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि सरकार की काफ़ी बचत भी हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।